अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो के ट्रेड प्रेजेंट्स बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स में आज के दिन प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है। फाइनली मार्केट के अंदर जब एक स्टार्टिंग हमने देखा, एक पॉजिटिविटी देखी, कल भी एक फ्लैट नोट क्लोजर था और आज के दिन हमने मार्केट के नंबर्स को प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाते हुए इसलिए भी देखा कि इन्वेस्टर्स काफ़ी अर्से से वेट कर रहे थे कि प्रॉफिट टेकिंग को रूल आउट भी नहीं किया जा सकता और ये एक अच्छी चेंज, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसमें इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दिए और फाइनली वही नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। 45,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव देखा जा रहा है, एक अच्छी मार्केट देखी जा रही है और बुल रन कंटिन्यू हम कह सकते हैं कि एक कंटिन्यूटी जो है उसी को विटनेस किया जाएगा इन द फर्दर वीक। और साथ साथ ये भी बात की जा रही है कि मिनी बजट और स्टेट बैंक के एक्ट के हवाले से नेशनल असेंबली में आज पेश किया जा रहा है या फिर उस पर बातचीत की जा रही है, तो ये तमाम चीज़ें मिलकर मार्केट को काफ़ी हद तक पॉजिटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस की तरफ कह सकते हैं पुश अप करते हुए दिखाई दे सकती है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,916.25 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 46,002.77 पे, लोअर वाज 45,693.80 एंड फाइनली क्लोजर 45,763.20 का, यानी कि 153.05 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली 327.60 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। कल के मुकाबले में डिक्लाइन देखा गया है 186.44 मिलियन शेयर्स का एंड वैल्यू रही 6.48 बिलियन रुपीस। वॉल्यूम लीडर्स में हम कह सकते हैं ओनली वन स्क्रिप्ट हमें अनचेंज दिखाई दे रहा है। साइनर्जी इस लिस्ट को लीड कर है 0.43 के इजाफे के साथ 7.31 पे क्लोजर, 74.07 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। WTL सेकंड स्कॉट पे अनचेंज बिहेवियर के साथ 2.53 पे क्लोजर, 47.80 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली हेस्कॉल 0.20 का इजाफा देखा गया, 7.11 पे क्लोजर रहा, 23.39 का कारोबार रहा। दो जो स्क्रिप्ट्स हैं वो एक ही सेक्टर से पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे ENP सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं मार्केट परफॉर्मेंस के बारे में। ओवरऑल आउटलुक क्या दिखाई दे रहा है। 2021 में एक मार्केट के अंदर पॉज और एक स्टक पोजीशन देखी जा रही थी। अगर हम थोड़ा सा पास्ट में चले जाएं 2020 में, जहां कोविड का चैलेंज मौजूद था, वहां मार्केट की फिनोमिनल परफॉर्मेंस थी। अब 2022 आ गया है। इस वीक के अंदर या फिर हम कह सकते हैं 1 जैन से जो मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, वेरी एक्सक्लूसिव गेस्ट, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साद बिन अहमद साहब। आप MD हैं KSB सिक्योरिटीज़ के ट्रेड के। अस्सलाम वालेकुम साद, वेलकम टू द शो। थैंक यू। साथ सबसे पहले ये बताइए कि 2022 में जैसे एक हम कह सकते हैं एंथुजियाज्म मार्केट के अंदर देखा गया, इतनी ज़बरदस्त एनर्जी स्टार्टिंग से ही दिखाई दे रही है जिसमें काफ़ी इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और 1 जन के बाद से ही मार्केट के अंदर एक बुल रन एक्टिविटी देखी गई है। कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? सो मेरे ख्याल में जो पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पर रहा है वो प्राइमरीली हमने देखा है कि फॉरेनर्स का एक एक्टिविटी थी और फॉरेन साइड से हमने बाइंग देखी एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, जो कि एज पर देयर डिसीजन इट वाज टेकन। सो TRG में हमने एक अच्छी बाइंग एक्टिविटी देखी जिसमें तकरीबन 32-33 मिलियन डॉलर्स का एक बाइंग हुई है फॉरेन साइड से। उसका हमने फिर इम्पैक्ट देखा है कि तकरीबन 5.5 अरब रुपए मार्केट में जो ये इन्फ्लो हुआ है उसकी वजह से हमने देखा कि वैल्यू स्टॉक्स की तरफ लोगों का थोड़ा सा ध्यान गया, जिसमें हमने काफ़ी सारे फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर हमने बाइंग देखी, हमने OMC सेक्टर के अंदर बाइंग देखी, हमने ENP सेक्टर में बाइंग देखी। लेकिन लोगों का जो टिल्ट था इस वक्त जनवरी से हमने देखा है वो प्री रिजल्ट रैली की सूरत इख्तियार कर गया, जिसमें तमाम उन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई जिसमें कि डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन अच्छी है, अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ से वैल्यू स्टॉक्स की तरफ जो एक सफ़र शुरू हुआ है वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अब जनवरी का एंड है और फरवरी का मिड, यहाँ पर जो रिज़ल्ट सीज़न है उसमें फाइनेंशियल अनाउंसमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छी है सीमेंट सेक्टर के ऊपर, फर्टिलाइज़र सेक्टर पे, ENP सेक्टर पे, जहाँ पर के रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे होंगे। और वहीं हमने देखा कि अर्निंग्स की वजह से
स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हमने देखी है। राइट साथ इंट्रोडक्शन में आपने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पॉइंट आउट की हैं। वॉल्यूम्स की बात करते हैं, काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे ड्राई वॉल्यूम्स देखे जा रहे हैं। आज की भी अगर हम थोड़ी सी एक्टिविटी को देखें, मार्केट का बिहेवियर थोड़ा सा कॉशियस दिखाई दिया है। आज भी रिलक्टेंट थे इन्वेस्टर्स। न्यूज़ आ जाती है लेकिन उसका जो एक रिपरकशंस है वो ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, हर्ट करते हैं मार्केट को। आज भी सेम सिचुएशन देखी गई। आप समझते हैं कि जो क्लैरिटी है वही मार्केट मांग रही है और हमारे इन्वेस्टर्स यानी कि डे ट्रेडर जो कि मार्केट का चार्म होते हैं वो यही वेट कर रहे हैं? सो सिंस दिसंबर हम अगर देखें तो मार्केट हैज़ बीन वेटिंग फॉर अ क्लियर डिसीजन ऑन IMF program, or IMF program is actually depending on certain conditionalities that IMF has been asking from the government in terms of increasing the tariff on electricity, increasing the tariff for gas, इंक्रीजिंग टैक्स कलेक्शन, of course tax collection as well. And so इसकी वजह से हमने देखा है कि time and again government has been taking decisions, but with the passage of time थोड़े से ब्रेक आता है, फिर एक कोई डिसीजन ले रहे होते हैं एग्जैक्टली। एंड सो द मार्केट इज एंटिसिपेटिंग कि ये डिसीजंस जिसमें फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक का ऑटोनॉमी का बिल भी है, तो ये तमाम चीज़ें हाँ मार्केट इन पे क्लैरिटी मांग रही है और वो क्लैरिटी अब तक नहीं आ सकी है। लेकिन जब जब हमने इश्यूज़ को क्लियर होते देखा है, मार्केट उसी तरह से आगे बढ़ती रही है। तो दिसंबर के अगर हम शुरू से देखें, मार्केट हैज़ टेकन अ लीप इन टर्म्स ऑफ द इंडेक्स नंबर 44,000 से अब हम तकरीबन 46,000 के ऊपर आ चुके हैं। 2000 पॉइंट्स की जो तेज़ी आई और है, थोड़ा सा एक जो एक्टिविटी है उसमें एक स्टेबिलिटी बहुत है। Yes. थोड़ा सा स्टेबल करते हुए मार्केट चल रही है, सस्टेन करते हुए चल रही है। एग्जैक्टली। सो पीपल वर एक्चुअली बिट सरप्राइज्ड के डिस्पाइट के ये सब नेगेटिविटी है जिसमें से मिनी बजट का भी अनाउंस होना था और अब वो फाइनली आज कल में जाके अनाउंस होने वाला है। आज इज प्रॉब्ली डिसाइडिंग द डे। तो अगर ये डिसाइड कर लिया जाए तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल में मार्केट को फिर एक फर्दर क्लैरिटी मिलेगी। तो पीपल आर एंटिसिपेटिंग कि ऑल्दो इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो नेगेटिव रही हैं, लेकिन मेरे अपने ख्याल में ये काफ़ी हद तक प्राइस इन हो चुका है। ये हम 44,000 का इंडेक्स था, तब भी हमने ये सुना था कि मिनी बजट आ रहा है और उसमें जितने भी उसके फैक्टर्स हैं वो सब मेरे ख्याल में वो तमाम चीज़ें प्राइस इन हो चुकी हैं। एंड वन शुड लुक बियॉन्ड दैट, एंड आई बिलीव के मार्केट में अगेन अनदर 2000 पॉइंट्स की अभी भी गुंजाइश है ऊपर की तरफ। अच्छा, तो फिर आप समझते हैं कि जो अगर 48,000 पे मार्केट चली जाए, और जो कि दिखाई दे रहा है इन अ वीक और 2 वीक मार्केट में एक अच्छी जर्नी हम देख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि कुछ फिर मजीद गिरावट देखी जाएगी, सेटलमेंट होगी मार्केट के अंदर, थोड़ा सा मार्केट जो है वो चेंज लेगी? सो अभी जो नियर टर्म फैक्टर्स हैं उसमें मेरे ख्याल में मार्केट हमेशा से इसी तरह से देख रही होती है कि नियर टर्म फैक्टर्स क्या हैं, वो ट्रिगर्स क्या हैं। अगर आप नियर टर्म में ट्रिगर्स देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट तो इस वक्त रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है। अच्छा। सो रिजल्ट अनाउंस होने शुरू हो जाएंगे जनवरी के एंड और फेब के मिड तक ये सारे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। एज आई जस्ट सेड अर्लियर, उसमें सीमेंट सेक्टर के अगर आप रिजल्ट्स की बात करें, वहाँ पर डिस्पैचेस अच्छे रहे हैं, अर्निंग्स वहाँ पर अच्छी रहेंगी। इसी तरह से वहाँ पर अगर दूसरा एक फैक्टर लिया जाए कोल की प्राइसेस, तो कोल की प्राइसेस वर अ बिट हाई ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर क्वार्टर, लेकिन अब अगर हम इस वक्त देखें तो वो तकरीबन $136 के ऊपर चल रही हैं। जब हमने देखा है कि इंडोनेशिया ने जब अपना एक्सपोर्ट बैन को रिमूव किया है या कर रहे हैं, उसकी वजह से जो कोल की प्राइसेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट, मार्च का कॉन्ट्रैक्ट, उसमें प्राइसेस जो हैं तेज़ी से नीचे आ रही हैं। तो हम समझते हैं कि ये अगले कुछ दिनों में बाय द एंड ऑफ दिस मंथ एज वेल वील प्रॉब्ली सी द प्राइसेस कमिंग डाउन टूवर्ड्स $120-115 पर टन, ये कोल की है। तो नेचुरली ये जो सीमेंट सेक्टर में एक एविडेंटली कमी देखी गई है। सीमेंट सेक्टर पे भी आएगा ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट, और फिर ये पास ऑन होगा कंज्यूमर को। तो आप समझते हैं कि जो अभी थोड़ा से प्राइसेस हाइक चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो थोड़ी सेटलमेंट हो जाएगी और एक्टिविटीज़ या फिर हम कह सकते हैं वो जो डेली बेसिस पे जो होता था काम वो वैसे ही होना शुरू हो जाएगा? आई बिलीव सो। और उसमें मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट फैक्टर ये जिसमें इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, ये सिर्फ एक कंसर्निंग फैक्टर है जो कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये सूनर ये थोड़ा स्लाइड ऑफ होगा, ये नीचे जाना शुरू होगा। लेकिन अभी अगर हम इस वक्त मोमेंटम देखें तो ऑयल के प्राइसेस ने दोबारा से ऊपर जाना शुरू कर दिया, जिससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अफेक्ट होता है। ये एक नेगेटिव इंडिकेटर है, ट्रिगर है। इसी तरह से अगर आप इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन के ऊपर भी वही इम्पैक्ट आता है। इन्फ्लेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी की जो स्केड्यूल है वो भी अनाउंस कर दिया गया है जनवरी में, मार्च में, अप्रैल में, जून में।
इस हाफ जो फिस्कल ईयर है इसकी ये एक्टिविटी रहेगी। आप क्या कंसिडर करेंगे अभी जो एक मार्केट की सिचुएशन देखी जा रही है, पॉलिसी रेट बड़े मुस्तहकम है, चलो अब उन्होंने एक थोड़ी सी इंडिकेशन भी दे दी है कि फर्दर हाइक नहीं होगा, लेकिन ऐसे स्केड्यूल जब सामने आ जाता है तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है मार्केट के ऊपर, बिजनेस के ऊपर? सो अगेन अनसर्टनिटी होती है। मार्केट इस वक्त जिस चीज़ को वो रीड कर रही है वो यही है कि ऑल्दो स्टेट बैंक गवर्नर ने ये कहा था कि हम जनवरी में तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि हम इंटरेस्ट रेट्स को एलिवेट करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस, सबको पता है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस या इवन एडिबल ऑयल में देखें तो पाम ऑयल की प्राइसेस अगर ऊपर तेज़ी से आना शुरू हो जाएं तो ये हमारे इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज हम अपनी 70% ऑयल की ज़रूरत वो इंपोर्ट करके पूरी करते हैं, 30% हम लोकल प्रोडक्शन होती है। राइट। पाम ऑयल तो हम काफ़ी सारा जो है वो बाहर से ही मंगवा रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स ये हमारी जो इन्फ्लेशन है वो ड्रिवन है बिकॉज ऑफ दी एक्सटर्नैलिटीज़। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो हमारी रुपी डॉलर पैरिटी है। तो रुपी डॉलर पैरिटी हमने देखा है कि 164 से 180 आ गई, एंड पीपल आर स्टिल कंसर्न कि अगर तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट इस तरह से कंट्रोल नहीं हुआ तो ये इससे भी ऊपर जाएगा। कल वी हैव सीन दैट 176 पे जो है वो एप्रिसिएशन हमारी रुपी की देखी जा रही थी। इट मींस के कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही है, लेकिन स्टिल एक कंसर्न तो है। इंडीड सो यही वो बात है कि ये अगर नॉर्मल सी इसकी अगर एक्सपेक्ट की जाए तो वही रेंज है 165 टू 170 की, लेकिन अच्छा यू नो इस वक्त डॉलर की जो डिमांड है उसमें स्पेकुलेटिव डिमांड अभी भी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डॉलर की जो बिजनेस की जो डिमांड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने इस दफ़ा अगर हम एक्सपोर्टर्स के वो देखें तो एक्सपोर्टर्स के काफ़ी कंसर्न्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा वो डॉलर एक्यूमुलेट कर सकें अपनी एलसीज को रिटायर करने के लिए, वो चाहते हैं कि पहले से उनके पास हों, बिकॉज अदरवाइज हमने देखा है कि इससे पहले 180 और 182 इवन रेट चला गया था ओपन मार्केट में। राइट। अच्छा, साथ टी बिल्स के भी मैं नंबर्स देख रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने टी बिल्स के जो ऑक्शन किए हैं 730 बिलियन रुपीज़ रेज़ किए हैं, जबकि टारगेट रखा गया था 650 बिलियन। आप समझते हैं कि इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त ग्रोथ देखी जा रही है और हो सकता है कि इसके नताइज अभी नहीं तो आने वाले दिनों में अच्छे दिखाई दें? सो ये हम प्रैक्टिस देख रहे हैं सिंस एंड ऑफ दिसंबर, जिसमें स्टेट बैंक ने रिवर्स रेपो किए थे, जिसमें हमने देखा कि यील्ड्स जो थी वो इंस्ट्रूमेंट्स की काफ़ी नीचे आ रही थी, और दोबारा से हमने इसी चीज़ को विटनेस किया है कि जो रीसेंट ऑक्शन हुआ है उसमें भी यील्ड्स जो हैं तकरीबन 14 टू 25 बिप्स नीचे आई हैं। ओके। ये चीज़ मार्केट के लिए ऑफ कोर्स ऐसा अच्छी है, बट लेकिन अगर हम इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव में देखें तो इन्वेस्टर्स आर स्टिल कंसर्न कि जो मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की जो यील्ड हैं फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स की वो अभी भी होवर कर रही हैं 11.5%. So people are actually shying away still, I would say, from the market because they see कि within a month or a quarter they can make a risk-free return on fixed income instruments. लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको नज़र आ रहा है कि 15% की अपसाइड है या 20% की अपसाइड है, which is not compensating them for the risk. तो ये और वो रिस्क जो कि फॉर एग्जांपल एक्सटर्नैलिटीज़ हैं, यानी किसी के कंट्रोल में नहीं है वो, तो इस वजह से वो थोड़ी सी अनसर्टनिटी बढ़ जाती है। मेरे ख्याल में जिस तरह से ये बिल पास हो जाता है, मिनी बजट प्रेजेंट हो जाता है एंड इट गेट्स ऑफिशियल। अच्छा, साथ कौन से रीजंस हैं जो ये मार्केट अभी पॉजिटिव जा रही थी, यानी 46,000 का लेवल भी जो है वो सस्टेन करेगी, तो आप कौन से रीजंस देख रहे हैं जो इसके रीजंस बिहाइंड हैं? मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो है ये फॉरेन इनफ्लो था, एंड सो हम देख रहे थे कि मार्केट में ऑल्दो लिक्विडिटी है, लेकिन अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें जिसमें म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस हैं, बैंक्स हैं, अच्छा उनके पास लिक्विडिटी ऑल्दो होगी, लेकिन दे वर एक्चुअली कंसर्न बिकॉज दे ऑलरेडी हैव ह्यूज पोजीशंस लाइंग विद देम इन देयर पोर्टफोलियो, एंड दोज कॉस्ट्स आर वे हायर देन व्हाट वी आर सीइंग एट द मोमेंट। सो ऑल्दो इंडेक्स ऊपर आया है, लेकिन अगर आप इंडेक्स का अगर आप कंपोजिशन देखें जिसमें जो ट्रेडिंग वॉल्यूम कहाँ पर जनरेट हो रहा है वो ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स में हो रहा है। सो जिन स्टॉक्स के अंदर अगर हम देखें कि अर्निंग्स की अच्छी एक्सपेक्टेशन है, डिविडेंड की अच्छी एक्सपेक्टेशन है, वहाँ पर तो आपको इन्वेस्टर्स का उसी तरह से इंटरेस्ट नज़र आएगा और वो कंसिस्टेंटली बढ़ते आए हैं। राइट, कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए दिखाई देंगे। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, फिर फर्दर जो डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। स्टे ट्यून्ड।
पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन चल रही है। साथ हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद बात करते हैं। साथ बड़ी अच्छी मार्केट चल रही थी, लेकिन बीच में हमने ये एक थोड़ा सा पास्ट में देखा दिसंबर मंथ में कि कोविड के केसेस कुछ बढ़ गए और इंटरनेशनल मार्केट हर्ट हुई, तो जिसका इम्पैक्ट हमारी लोकल मार्केट पे आ गया। तो जब हम सब सही चल रहा होता है, पॉलिटिकल नॉइज़ नहीं होता, सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ होती हैं, स्टेबिलिटी होती है, तो अचानक से इंटरनेशनली जो मार्केट्स होती हैं उसका इम्पैक्ट आ जाता है। योर टेक? I mean, you know, incidence of Omicron was something कि you know one cannot have a projection or estimation about it. But of course cases जो हैं वो आने शुरू हो चुके थे और अब हम देख रहे हैं कि incidence काफ़ी ज़्यादा है. So पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर हमने जनरली पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा है. कोविड में भी हमने देखा था पॉजिटिव इम्पैक्ट था, लेकिन उसकी रीज़न ये थी कि हमारे पास लॉकडाउन नहीं लगा. लेकिन जब लॉकडाउन हुआ है उसके बाद नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया है.
और उसकी मेन रीज़न यही थी कि जब आप लॉकडाउन इम्पोज करते हैं तो फिर जो कंपनीज हैं उनके जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है वो हर्ट होती है, विच मीन्स के जो प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं रेवेन्यू के वो हर्ट होते हैं। आप शॉर्ट टर्म में फिक्स्ड कॉस्ट को कम नहीं कर सकते, उनकी कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट वहीं पे रहती है, लेकिन जो रेवेन्यूज होते हैं वो डिप होना शुरू हो जाते हैं, नेचुरली मार्जिन श्रिंक होते हैं। सो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि इस वक्त आई डोंट सी इंसिडेंस ऑफ ओमिक्रॉन टू बी ऑफ सच लेवल कि जहाँ पे हम लॉकडाउन इम्पोज करना शुरू कर दें, लेकिन अगर हमने उसकी इम्पोजिशन हुई तो फिर यू कैन एक्सपेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इंडेक्स एज वेल। राइट अच्छा साद, ओवरऑल जो मार्केट का सिनेरियो देखा जा रहा है उसके अंदर ग्रोथ स्टॉक्स जो हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? सो ग्रोथ स्टॉक्स ने 2020 में 2021 में बहुत अच्छा एक फिनोमिनल बुल रन दिया है। देयर वर स्टॉक्स व्हिच वर लाइक कंसिडर्ड पेनी स्टॉक्स बिलो 20 रुपीज़, और उनको हमने देखा है कि वो राउंड अबाउट लाइक 200 के करीब भी गए हैं। सो 10 टाइम्स हमने उनके अंदर एक ग्रोथ देखी है टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर से। इस वक्त हम देख रहे हैं कि वहाँ कंसोलिडेशन है, करेक्शन मोड में है, और यही हमने देखा है कि सिंस द बिगिनिंग ऑफ जनवरी ऑफ 22 हमने देखा है कि लोग एक्चुअली मूव कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम द ग्रोथ स्टॉक्स टूवर्ड्स गोइंग बैक टू द वैल्यू स्टॉक्स। अच्छा, वैल्यू स्टॉक्स कैसे दिख रहे हैं? एग्जैक्टली माय क्वेश्चन इज वैल्यू स्टॉक्स में हमने देखा है कि पिछले 2 साल से 3 साल तक एक्चुअली कंसोलिडेशन और करेक्शन रही है, एंड दैट्स अ ह्यूज टाइम फ्रेम फॉर कंसोलिडेशन फॉर वैल्यू स्टॉक्स। सो जितने भी इस तरह के स्टॉक्स थे जिनमें कि फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर आते हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन कंपनीज होती हैं, उनमें हमने कोई ग्रोथ नहीं देखी है, उनमें बहुत ही नॉमिनल सी परफॉर्मेंस रही है। सो अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीपल आर एक्चुअली कंसिडरिंग मूविंग बैक इनटू द वैल्यू स्टॉक्स, और ये वही रीज़न है जिसकी वजह से हम इंडेक्स में एक सस्टेनेबल ग्रोथ देख रहे हैं। तो हमने 44,000 से जो 2,000 पॉइंट्स के इस वक्त हम जंप देख रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इसमें 2,000 पॉइंट्स की फर्दर एक अपसाइड है। उसमें मैं समझता हूँ कि जो वैल्यू स्टॉक्स हैं जिसमें फर्टिलाइजर, सीमेंट, स्टील, उसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, ENP स्टॉक्स, ये सब ब्रॉड बेस्ड एक परफॉर्मेंस वैल्यू स्टॉक्स हैं, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम मे बी फ्रॉम द टेक्नोलॉजी स्टॉक्स राइट इन द नियर अब टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, और चलें इन सबको हटा देते हैं, वैल्यू स्टॉक्स और ग्रोथ स्टॉक्स में बेहतर कौन सा है अभी के लिए इस वक्त? तो वैल्यू स्टॉक्स जो हैं उनके अंदर हम देख सकते हैं बिकॉज अर्निंग्स की ग्रोथ वहाँ पर है, वो टाइम एंड अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से My former Chief Justice of Pakistan, Asif Saeed Khan Khosa, Mr. Wasim Sajjad, former Acting President of Pakistan, former Chairman of Senate, Mr. Khalid Javed Khan, Attorney General of Pakistan, Dr. Khalid Ranja, former Federal Law Minister of Pakistan, former Advocate General Punjab, Their Excellencies, the ambassadors of friendly countries, the members of the bar, the members of media, ladies and gentlemen. Today is the day of launching of book Reading the Constitution of Pakistan. The book has been written and authored by Mr. Justice Sayyid Shabar Raza Rizvi. He has been also the Advocate General of Punjab. I have tried to read the book and I was really glued by it when I started reading it. Then what I saw is that my court work and chamber work was being affected by it. I had to put it down. I was learning so many new things from this book. The book is not just about Constitution of Pakistan. The book is about the history of Pakistan also. It has woven so many things in it
that I was really very impressed and got so many information from it. I am really grateful to Mr. Syed Shabbar Raza Rizvi for writing such a tremendous work, doing such a tremendous work. It was really a wondrous task which he has achieved. It was a Herculean task which he has achieved. It's not an easy book to be written. Constitution is not something, an easy instrument on which a writer can write a book so conveniently. It needs lot of understanding of the constitutional history, the development of the constitutional system, how the development in the constitution has developed and came to be adopted by modern countries in the world. Mr. Shabbar Rizvi has done tremendous work. He has given his own comments besides relying upon judgments, besides relying upon other authors of the constitutional books. His own comments, which I read to some extent, I cannot say that I read it as a whole, but I tried to read them, and I really found them very rich and very expensive, and also very useful for the students of law, for the people who are interested in reading constitutional documents, and for the judges also at the same time. It's a rich book in every sense in constitutional law, and I congratulate Mr. Shabbar Raza Rizvi for coming out with this work, which will be very helpful for the constitutional development of Pakistan. Many things have been spoken by the previous speakers about the book and about the system in which we are living. There are good things also, there are bad things. We should talk about the good things also, we should talk about the bad things also. But as a court, as a Chief Justice of Pakistan, we are given a task to ensure that the constitutional document is totally applied and enforced in Pakistan. Making of the constitution is the job of the parliament, all right, but whether the constitution is being implemented or not, that is the function of the court. And if the court sees that constitution is not being implemented in its true spirit as it is supposed to be, then the court comes in and enforces it by its own judgment and by its own declaration. We are seeing that the governance is becoming too complicated, too expensive, and matters apparently seem to be not being handled in the same spirit as they are supposed to be handled. The capacity for the enforcement of rights of the people is not growing. People are facing difficult situations and problems. Their fundamental rights are being violated. The governance is beset with situation which often come before the court in the shape of a writ petition being filed by the citizen for the enforcement of the fundamental rights and other rights which they have. Small petty things which are supposed to be handled by such an expensive government, such a people who have so large workforce with them employed for delivery and deliverance to the people, they are not doing it. Simple matters like cleaning of roads,
cleaning of lifting of garbage, maintaining of parks, maintaining of open spaces, providing of playgrounds to the people, ensuring that all buildings and constructions are made in accordance with law. All these things which are primarily of nature. These matters relate basically to the government at root. These are not being attended to. And the court is burdened with all those things to ensure that such small things which a citizen is entitled as a matter of right, court should enforce it by passing of its own judgment, decrees and declaration. I believe the rulers should take note of all these things which are happening around us, ensure that the Constitution of Pakistan in all facets of life is enforced, obeyed and implemented, and that should be done for the betterment of the people. The beneficiary of the Constitution are basically the people of Pakistan. The maker of the Constitution are also the people of Pakistan. It is their will, by their will, that the Constitution was made by their chosen representative in the Parliament. It's a long subject on talking on Constitution. Much has been covered by my previous speakers, and I will not like to test you for longer statement on that. And I think I'll complete it here and say thank you to you. Thank you, sir. Thank you. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद जस्टिस सैयद शबर रज़ा रिजवी की किताब आईने पाकिस्तान की तकरीब रूनुमाई से ख़िताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस किताब को मैंने पढ़ा, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। ये किताब सिर्फ आईने पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि तारीख़ पाकिस्तान का भी अहाता करती है। आइन की तारीख़ पर कोई भी किताब तहरीर करना एक मुश्किल काम है जिसे सैयद शबर रज़ा रिजवी ने बखूबी सर अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि इनकी तसनीफ़ कानून के तलबा और उन तमाम लोगों के लिए इंतहाई मुफीद है जो कानून और आइन में दिलचस्पी रखते हैं। अवाम के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना अदलिया की ज़िम्मेदारी है। वो इस्लामाबाद में तकरीब से ख़िताब कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए। रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आ रहे होंगे। अगर आप गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात करें तो इवन वहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो सर्कुलर डेट गैस से आ रहा था उसकी एक्रेशन बहुत कम हुई है। राइट। सो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस आ रही हो। तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, वहाँ पे भी अच्छी रिजल्ट्स है। टेक्सटाइल सेक्टर है, फॉर इंस्टेंस टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि रुपी डॉलर पैरिटी भी ऊपर रही है, ऑल्दो इनके रेवेन्यूज जो हैं वो पहले से बुक हुए हुए इनकी ग्रोथ भी काफी देखी गई है, ग्रोथ भी काफी देखी गई है, एक्सपेंशन भी हो गई है, बहुत अच्छे इनके टेक्सटाइल ये जो एक्सपोर्ट के नंबर्स और तमाम चीजों में बेस्ट सेक्टर दिखाई देता है। तो आप टेक्सटाइल सेक्टर के भी रिजल्ट्स देख रहे होंगे, इसमें काफ़ी अच्छे आ रहे होंगे। तो मेरे ख्याल में अगर आप ब्रॉड बेसिस पे देखें तो स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, OMCs हो गए, ENP कंपनीज हो गई। ENP कंपनीज इस वजह से कि डॉलर ड्रिवन रिटर्न्स हैं उनकी जो अर्निंग्स आती हैं वो डॉलर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती हैं। तो रुपी डॉलर पैरिटी हैज़ मोस्टली बीन इन द रेंज ऑफ 175 एंड 280। अच्छा, पॉलिसीज की बात मैं करती हूँ, टेक्सटाइल पॉलिसी भी दी गई थी लेकिन अब वो डेफर्ड हो गई है, तो टेक्सटाइल पॉलिसी का क्या दिखाई देता है? आई वुड से कि इट्स नॉट ओनली टेक्सटाइल पॉलिसी बल्कि अगर आप देखें तो रिफाइनरी पॉलिसी एज वेल। आई मीन जस्ट डे बिफोर यस्टरडे वी वर हियरिंग कि अब वो पास होने वाली है एंड देन वी गॉट टू नो टुडे कि वो एक हफ्ता फिर डिले हो गई है। आई मीन सो अच्छा, ये हर फ्राइडे सैटरडे को होता है थोड़ा सा इस चीज़ों का।
अनफॉर्चुनेटली कुछ पॉलिसीज इस तरह की हैं कि जिसमें इन्वेस्टर्स को भी क्लैरिटी नहीं मिल रही, विच इज़ वाई देयर इज एन ओवरहैंग। राइट, चले साथ में आपको यहाँ yeah. पॉज करती हूँ, ब्रेक की जाने चलते हैं जी, स्टे ट्यून। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। बैक नाज़रीन, अब K-Trade के हवाले से बात करेंगे और ख़ासकर वो इन्वेस्टर्स जो अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट अपनी सेविंग्स को जो है वो इन्वेस्टमेंट के अंदर डाल दें और ऐसी इन्वेस्टमेंट जो उनको रिटर्न्स भी दें। तो ये साथ से पूछते हैं, साथ हमें जो है वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। साथ क्या एडवाइस करेंगे उन इन्वेस्टर्स को जो बिल्कुल अभी उनको नहीं पता मार्केट के बारे में? मेरे ख्याल में आई डेफिनेटली मेंशन देम कि एक तो ये कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। आपको शॉर्ट रन में, मीडियम टर्म में और इवन लॉन्ग टर्म में डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। K-Trade जो आपको सहूलत दे रहा है वो ये है कि बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ 4 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं। विद इन अ डे और 2 यू विल बी एबल टू गेट योर अकाउंट अप एंड रनिंग। और वहाँ पर जो और भी अच्छी बात यह है कि हमारे ट्रेडर्स आपको गाइडेंस दे रहे होते हैं ऑन अ डेली बेसिस। दे विल एडवाइज यू ऑन एग्जिट एंड एंट्री ऑफ डिफरेंट स्टॉक। सो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसमें कि फॉर एग्जांपल 15% या 10%, 12% की यील्ड आप देख रहे हो, वो आपको वहाँ पर गाइड कर सकेंगे और कर रहे होते हैं रोज़ाना की बेसिस पे। तो K-Trade के इन्वेस्टर को फ़ायदा असल में इसी बात में है कि चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, किसी भी दूर दराज इलाके में हो, सबसे अच्छी बात यह है कि आप K-Trade की ऐप से खुद बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर एक्सेस ना भी कर सकें बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, आप फ़ोन पे अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं और हमारे ट्रेडर्स आपको असिस्ट कर रहे होंगे थ्रू आउट द डे एंड गाइडिंग यू कि आप कौन से स्टॉक्स को ख़रीदें और कौन से स्टॉक्स को बेचें। तो मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है एक नए यूज़र के लिए, वो एक तो ये है कि हमारी ऐप को वो यूज़ करें, डाउनलोड करें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि आप ये देखेंगे कि यहाँ पर सबसे आसान तरीन मैं कहूँगा कि ऐप है जिसमें आप खुद उसको समझ सकते हैं कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन का वहाँ पे फ़्लो है। पूरी मार्केट की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जा रही, सारे नोटिफिकेशन अच्छा, एक जो बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, आप समझते हैं कि अगर सपोज एक फादर है, उसका भी अकाउंट है बैंक अकाउंट, और फैमिली में और उसके गार्जियन के अलावा कोई अकाउंट नहीं है, वो अपने बच्चों को, अपने वाइफ को उस अकाउंट के थ्रू एक्सेस दे सकता है, राइट? तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। साथ में आपसे पूछूंगी, लेकिन नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स से लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड के पर तोला प्राइस 1,26,000 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,08,030 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर अराउंड $1,823.46, ऑयल WTI पर बैरल $82.63, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $84.75। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 200 रुपीज़, सेलिंग वॉज 202 रुपीज़। UK पाउंड बाइंग रही 240 रुपीज़, सेलिंग वॉज 242.20। US डॉलर बाइंग रही 176.80, सेलिंग वॉज 178.30, एंड चाइनीज यान बाइंग रही 23.50, सेलिंग वॉज 23.90।
Saudi Riyal buying rahi 46.40, selling was 46.90. UAE Dirham buying at 48.50, selling was 49 rupees. Kuwait Dinar buying rahi 481.85, selling was 484.35. And lastly Omani Riyal buying rahi 392.75, सेलिंग वॉज 394.78. हम देख रहे हैं आज की मार्केट में अगर इंटरनेशनली ऑयल प्राइस को देखें तो यहाँ भी एक अपवर्ड ट्रेंड दिखाई दे रहा है, और अगर डॉलर की बात की जाए तो यहाँ भी रुपी की डिप्रिसिएशन कल के मुकाबले में आज थोड़ी बहुत देखी गई है. साथ हमारे साथ मौजूद हैं. साथ हम के ट्रेड के हवाले से बात करते हैं, फिर मैं आपसे ये ऑयल के हवाले से भी पूछूंगी प्लीज़. सो आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग कि एक तो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बहुत आसान है, लेकिन जैसे आपने क्वेश्चन किया था कि दे आर पीपल हु आर प्राइमरली स्टूडेंट्स who don't have their own source of income. कोई या तो कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन वो डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स पे या किसी गार्जियन पे, और उनका अपना बैंक अकाउंट नहीं है. तो उसमें हमारे पास एक बहुत ही एक अच्छा सहूलत अकाउंट है जिसके थ्रू वो ना सिर्फ ये कि ऐप तो ऑफ कोर्स वो डाउनलोड कर ही सकते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो ट्रेड कर सकते हैं. ऑफ कोर्स उसमें एक बिकॉज ऑफ द रूल्स रेगुलेशंस टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स एज वेल, वो इस तरह से रखा गया है कि वहाँ पे अकाउंट लिमिट जो है, ट्रेडिंग की जो लिमिट है वो थोड़ी सी कम है. एंड ऑफ कोर्स वंस यू गेट इनटू, जब आप अपना जब KYC होती है तो उसमें अगर वो अपनी ट्रेडिंग लिमिट को एनहेंस कराना चाहें तो वो ऑफ कोर्स अपने एसेट्स की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रोवाइड करते हैं करने तो के बाद कर सकते हैं. राइट, एब्सोल्युटली. चलें जी फर्दर कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेक की जाने चलते हैं. स्टे ट्यून. क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर. अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें. अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें. K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई. बैक नाज़रीन, बड़े लास्ट मोमेंट है प्रोग्राम के, तो मैं चाहती हूँ साथ से जल्दी से पूछ लूँ इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कमोडिटी क्या इम्पैक्ट दे रही है. सो यू वुड प्रॉब्ली नोटिस कि अभी प्राइम मिनिस्टर ने डे बिफोर येस्टरडे आई गेस एड्रेस भी किया, और उसमें भी उन्होंने इंडिकेट किया कि ही इज एक्सपेक्टिंग कि ऑयल प्राइसेस आर गोइंग टू कम डाउन, and I would agree, but at the moment what is happening is कि oil prices are not coming off at all. I mean इस वक्त oil prices जो है हमने देखा है कि तकरीबन को $84-85 के लेवल पे आ चुकी हैं, and so essentially I do feel कि वहाँ पर एक जिन चीज़ों को वो देख रहे हैं उसमें कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जो हमने सेंट्रल एशिया में देखा है. इसी तरह से हमने लीबिया में थोड़े से कंसर्न्स देखे हैं सप्लाई के, जिसकी वजह से जो ऑयल प्राइसेस हैं वो थोड़ा सा ऊपर ही की तरफ रही हैं. राइट. लेकिन इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जैसे ही ये विंटर सीजन खत्म होता है वहाँ पे आप सिग्निफिकेंट डिप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अच्छा, बहुत सिग्निफिकेंट, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, तो लोकल मार्केट के लिए बहुत पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है. अच्छा साथ KSB की जो प्रोजेक्शन दिखाई देती है 2022 का आउटलुक के अंदर, क्या समझते हैं उसके की फैक्टर्स या भी की पॉइंट्स क्या क्या सामने आ गए हैं? मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारी प्रोजेक्शंस के मुताबिक बिल्कुल इन लाइन चल रही है वो है कंसिस्टेंसी ऑफ अर्निंग्स. सो हमारी जो इस वक्त ट्रांजिशन है फ्रॉम ग्रोथ टू वैल्यू स्टॉक्स, वो हमने देखा है कि शुरू में ही हमें नजर आ रही है. तो हम समझते हैं कि ये आगे जाके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे, और इस पे देखना चाहिए. थैंक यू सो मच साद, आप हमारे साथ मौजूद थे. काफ़ी डिटेल एनालिसिस. ओवरऑल आज के दिन हमने पूरे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के आउटलुक के बारे में बात की, K-Trade की रिसर्च के बारे में बात की, और खासकर जो बेनिफिट इन्वेस्टर्स को हो रहा है थ्रू K-Trade ऐप वो डिस्कशन की. दैट्स ऑल. प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. इजाज़त दीजिए. अल्लाह.